कि दिव्यांग अपने इरादों को इतना मजबूत रखना कि दिव्यांग से दिव्या बन जाओ और कुछ कर दिखाओ ऐसा कि तुम आम से खास बन जाओ। हमने उनकी क्षमता का हाल ही में परीक्षण किया पैरा ओलंपिक्स 2021 में, जहां उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं करी थी। उन्होंने अपनी अक्षमता को क्षमता में बदला और भारत का सर गर्व से पूरे विश्व में ऊंचा कर दिखाया। समाज का एक अभिन्न अंग होने के नाते आप सबका भी यह कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें आगे बढ़ने में मदद करें और उन्हें खुले दिल से अपनाएं, जिसके लिए आप सबका जागरूक होना और उनके अधिकारों को जानना अति आवश्यक है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। जिसके लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी शिवानी और मुनेश को, जो हमें शिक्षा से जुड़े अधिकारों के बारे में आज रूबरू कराएंगे। नमस्कार। अब हम दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा संस्थानों का कर्तव्य जानेंगे। उपयुक्त गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज आश्वासन दें कि उनके द्वारा जिन स्कूलों को भी मान्यता प्राप्त है वो दिव्यांगजन बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करें, और इस उद्देश्य के लिए उन्हें कई स्टेप्स उठाने होंगे, जैसे दिस स्लाइड। हाँ, स्कूल्स बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एडमिशन देंगे और उन्हें शिक्षा की, खेल की और मनोरंजन की जो भी एक्टिविटीज होती हैं इनमें उनको समान रूप से अवसर दिए जाएं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, उनके रहने के लिए जो भी फैसिलिटीज की जरूरत है वो दिलाई जाए, जैसे उनके रहने के लिए भवन, स्कूल कैंपस जैसी सुविधाएं दिलाई जाए। हर आदमी की जरूरत के लिए उनके अकॉर्डिंग उन्हें सुविधाएं दी जाएं। ऐसा ना हो कि सबको सुविधाएं दी जाएं, ऐसा ना हो, जबकि हर आदमी को उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग सुविधाएं उन्हें प्रोवाइड की जाएं। उन्हें ऐसा वातावरण दिया जाए जो उनकी शैक्षिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा दे। स्कूल्स ये भी सुनिश्चित करें कि जो भी दिव्यांगजन हैं या जो सुन नहीं सकते उन्हें सबसे उपयुक्त भाषा में पढ़ाया जाए और संचार के लिए साधन प्रदान किए जाएं, जैसे ब्रेन लिपि एंड साइन लैंग्वेज जो सांकेतिक भाषा होती है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ब्रेन लिपि की फोटो है, तो कैसे ये बच्चा ब्रेन लिपि में हाथ रखकर इसके थ्रू पढ़ रहा है। तो ऐसे भी पढ़ाई के उपाय किए जा सकते हैं स्कूल्स के द्वारा। स्कूल जल्द से जल्द बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी, जो कि सीखने में बच्चों की विकलांगता होती है, उसे पता करे और उसे ठीक करने के लिए जो कोई भी उपाय करने की जरूरत पड़े, जैसे पढ़ाई में या और कोई भी उपाय करने की जरूरत पड़े तो वो करे। हर दिव्यांगजन छात्रों को यह ध्यान दिया जाए कि उनकी क्लास में भागीदारी कितनी है। ये सब स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिव्यांगजन छात्रों को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं भी दी जाएं। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। अब आपको आगे मुनेश पढ़ाएंगी। नमस्कार। आज हम देखेंगे समावेशी शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट उपाय। सबसे पहले हम देखेंगे समावेशी शिक्षा क्या है। ऐसी शिक्षा जहां पर सामान्य बालकों के साथ साथ दिव्यांग बालकों को भी एक ही कक्षा में एक साथ बैठाकर शिक्षा दी जाए, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट उपाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज के द्वारा। हर 5 साल में स्कूल जाने वाले बच्चों को सर्वेक्षण करना, ताकि दिव्यांग बच्चों की पहचान की जा सके, उनकी विशेष जरूरतों का पता लगाया जा सके और उन्हें किसी हद तक पूरा किया जा सके। पर्याप्त संख्या में शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना। नेक्स्ट स्लाइड।
स्कूल एजुकेशन के सभी लेवल्स पर समावेशी शिक्षा का समर्थन करने के लिए प्रोफेशनल्स और स्टाफ का प्रशिक्षित कराना। स्कूल एजुकेशन के सभी लेवल्स पर रिसोर्स सेंटर्स को समर्थन देने के लिए शिक्षित संख्या में संसाधन केंद्र स्थापित करना। नेक्स्ट स्लाइड। संचार के साधनों और प्रारूपों सहित उपयुक्त अतिरिक्त और वैकल्पिक साधनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्रेल और सांकेतिक भाषा करना। 18 वर्ष की आयु तक बेंचमार्क दिव्यांगजनों को अन्य शिक्षण सामग्री और उपयुक्त सहायक उपकरण मुफ्त में प्रदान कराना। बेंचमार्क दिव्यांगजनों को उपयुक्त मामलों में छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप प्रदान कराना। दिव्यांगजनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में उपयुक्त संशोधन कराने के लिए, जैसे परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, स्क्राइब प्रोवाइड कराना और दूसरी और तीसरी भाषा में कोर्सेज में छूट देना। सीखने में सुधार के लिए अनुसंधान की बढ़ावा देना। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे एडल्ट एजुकेशन, जिसको हम वयस्क शिक्षा भी बोला जाता है। जो उपयुक्त गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज हैं, वो दिव्यांगजन व्यक्तियों को और अन्य लोगों को जैसे ही समान रूप से शिक्षा में भागीदारी और बढ़ावा देंगे, उनकी संरक्षण करेंगे और ये भी ध्यान देंगे कि उनकी शिक्षा बाकी लोगों की तरह जारी रहे। धन्यवाद। धन्यवाद शिवानी और मुनीश। अब हमें कौशल विकास और रोजगार से जुड़े अधिकारों के बारे में बताने के लिए नेहा प्रस्तुत होंगी। नमस्कार। अब मैं कौशल विकास और रोजगार के विषय पर प्रकाश डालूंगी। वोकेशनल ट्रेनिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, व्यावसायिक ट्रेनिंग और रोजगार गवर्नमेंट ने दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक ट्रेनिंग और स्वरोजगार के लिए सस्ती दरों पर ब्याज उपलब्ध कराने के लिए योजना और कार्यक्रम तैयार करेगी। नेक्स्ट स्लाइड। कौशल विकास और रोजगार योजना के तहत सभी औपचारिक और गैर औपचारिक व्यावसायिक और कौशल ट्रेनिंग योजनाओं और कार्यक्रमों में दिव्यांगजन व्यक्तियों को शामिल करना है। साथ में यह भी सुनिश्चित करना है कि दिव्यांगजन व्यक्ति के पास स्पेशल ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सहायता और सुविधा है कि नहीं। बाजार के साथ लिंक वाले दिव्यांगजनों को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए माइक्रो क्रेडिट सहित सस्ती दरों पर ब्याज देना है। दिव्यांगजन व्यक्तियों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स की स्किल मार्केटिंग करना तथा दिव्यांगजन व्यक्तियों सहित कौशल ट्रेनिंग स्वरोजगार में हुई प्रगति पर अलग अलग आंकड़ों पर मेंटेन करना है। नेक्स्ट स्लाइड। प्रीवियस वन। रोजगार में गैर भेदभाव कोई भी सरकारी प्रतिष्ठान किसी भी दिव्यांगजन व्यक्ति के साथ रोजगार के मामले में भेदभाव नहीं करेगा। प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान दिव्यांगजन कर्मचारियों को उचित आवास, बाधा मुक्त और अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा। नेक्स्ट स्लाइड। विकलांगता के आधार पर प्रमोशन से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि सेवा के दौरान कोई भी व्यक्ति दिव्यांगजन हो जाता है तो विकलांगता के आधार पर उसको हटाया नहीं जाएगा और उसको उपयुक्त पद या स्थान देना पड़ेगा। उसे सैलरी और अलाउंसेस के साथ अन्य पदों पर शिफ्ट करेंगे और अगर किसी पोस्ट पर एडजस्ट करना संभव नहीं है तो उसे उस पद की उपलब्ध होने तक सुपरनेशन एज तक वो काम कर सकता है। सरकार दिव्यांगजन व्यक्तियों कर्मचारियों की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के लिए नीतियां बना सकती है। प्रत्येक प्रतिष्ठान को रोजगार सुविधा और अन्य इंपॉर्टेंट जानकारी के संबंध में डिसेबिलिटी व्यक्तियों का रिकॉर्ड बन जाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड।
रोजगार चाहने वाले दिव्यांगजन व्यक्ति का रिकॉर्ड रोजगार कार्यालय के पास होना चाहिए। शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए और इसमें जांच और सुधार भी होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। शिकायत निवारण अधिकारी के पास शिकायत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तथा प्रत्येक शिकायत रजिस्ट्रेशन के बाद 2 वीक के भीतर उसका निवारण होना चाहिए। यदि पीड़ित व्यक्ति की गई कार्यवाही पर संतुष्टि नहीं है तो वह विकलांगता पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी पर कांटेक्ट कर सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद नेहा। अब बारी है सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास से जुड़े अधिकारों के बारे में जानने के लिए, जिसके बारे में बताने के लिए प्रिया प्रस्तुत होंगी। सभी को मेरा नमस्कार। शिक्षण और पोषण विकास के बाद हम बात करेंगे सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य और रिहैबिलिटेशन यानी कि पुनर्वसन के बारे में। आपको ज्ञान देने से पहले मैं आपसे एक सरल सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि सारे दिव्यांगजनों को हर सामान्य व्यक्ति के समान जीवन व्यतीत करने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें स्वावलंबी होने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। जिस प्रकार हम एक आनंदमय जीवन की कामना करते हैं, उसी प्रकार हमारे दिव्यांगजन भाई बहनों को भी आनंदमय जीवन व्यतीत करने का पूरा अधिकार है। उनकी भी जरूरतें हैं, उनकी भी आशाएं हैं। उनमें से सामाजिक सुरक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और पुनर्वसन महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले देखते हैं सामाजिक सुरक्षा। इस विषय में उपर्युक्त सरकार आर्थिक क्षमता के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए कई योजनाएं बनाती है। ऐसा सरकार दिव्यांगजनों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए करती है। चलिए कुछ योजनाओं के बारे में जानते हैं। सरकार द्वारा कई जगहों पर कम्युनिटी सेंटर्स बनाए गए हैं तथा उन्हें अच्छी कंडीशन में रखना अनिवार्य है। दिव्यांगजन बच्चे जो अनाथ हैं तथा दिव्यांगजन महिलाएं जिनके बच्चों का लालन पालन सरकार करेगी। स्वच्छ और सुरक्षित पीने का पानी, मुफ्त दवाइयां तथा निशुल्क सर्जरी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। डिसेबिलिटी पेंशन, इंश्योरेंस जैसी योजनाओं का भी इनमें समावेश है। चलिए अगला देखते हैं हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, कई प्रकार की अन्य सेवाएं जिनसे अवगत कराना और फ्री चेकअप कैंप्स रखवाना, यह भी सरकार का कार्य है। सालाना 1 बार या 2 बार हेल्थ चेकअप्स भी करवाए जाएंगे। चलिए अब देखते हैं रिहैबिलिटेशन के बारे में यानी कि पुनर्वसन। पुनर्वसन की योजनाओं में सिर्फ सरकार ही नहीं बट अन्य योजनाएं भी हमें आर्थिक मदद करती हैं। ये थी कुछ जानकारी दिव्यांगजनों के सुगम जीवन के लिए। अब मैं आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में बताना चाहती हूँ। क्या आप सब जानते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब है कि जो दिव्यांगजन जिनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जिससे जिनकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा हो, वो ही इस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होते हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगी स्टीफन हॉकिंस की। नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्टीफन हॉकिंस एक महान वैज्ञानिक रह चुके हैं जिन्हें एक ऐसी बीमारी थी जो कभी ठीक हो नहीं सकती है, जो नसों की बीमारी होती है और वो बढ़ती ही चली जाती है उम्र के साथ। स्टीफन हॉकिंस को जीने की इच्छा थी। जब उन्हें पता चला कि उन्हें एक ऐसी लाइलाज बीमारी है तो वो बहुत चिंतित थे, किंतु उन्हें जीने की इच्छा थी और वो काफी रुचि रखते थे, साइंस में काफी रुचि रखते थे। आज भी उनकी मिसाल दी जाती है। उनकी कहानी देखकर हमें यही लगता है
कि मुसीबतें चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सपनों के आगे छोटी ही लगती है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रिया। अब हमें दिव्यांगजनों के खेल गतिविधियों के अधिकारों के बारे में बताने के लिए रेखा प्रस्तुत होंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम खेल गतिविधियों के बारे में बात करेंगे। इन इंडिया हम देखते हैं कि 2020 की पैरालंपिक की बात की जाए तो हम 19 मेडल्स मिले हैं, जिसमें भवानी पटेल, निशांत कुमार, सुंदर सिंह गुर्जर और बहुत से नाम हैं, जिन्होंने कई तरीके से हमारे देश का नाम आगे बढ़ाया है। और इसी तरीके से देखा जाए तो अगर हम दिव्यांग बच्चों को आगे स्पोर्ट्स के लेवल को बढ़ावा देते हैं और इनके अंदर के योग्यता को निखारते हैं और बाहर लाते हैं, तो इसी की तरह जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जिसे उनको देखा जाए तो गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम निकाली है और थ्रू हम पता चलता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी तरह से बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए और आगे ऐसा करने से हमें कई अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। नेक्स्ट लाइन। उत्तरदायी सरकारें ये सुनिश्चित करेंगी कि खेल गतिविधियों में दिव्यांग व्यक्ति को उचित प्रतिभाव करने का पर्याप्त अवसर मिले। खेल अधिकरण दिव्यांग व्यक्तियों के खेलों में भाग लेने के अधिकार को उचित मान्यता प्रदान करेंगे एवं खेल प्रतिभा के विकास तथा प्रोत्साहन हेतु शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति को सम्मिलित करने के लिए नियमों का निर्धारण करेंगे। उपधारा 1 और 2 में नियत प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना शासन और खेल अधिकरण के निश्चित करेंगे। नेक्स्ट। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए खेल गतिविधियों की बुनियादी संरचनाओं को नया स्वरूप दिया जाएगा और उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी दिव्यांग व्यक्ति में खेल गतिविधियों के प्रति क्षमता, प्रतिभा, संभावना एवं योग्यता का बढ़ावा देने के लिए तकनीक विकास किया जाएगा। सभी दिव्यांग व्यक्ति में खेल गतिविधियों के प्रति नेक्स्ट स्लाइड। प्रभावी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करने हेतु सभी दिव्यांग व्यक्ति को समस्त खेल गतिविधियों अवसर एवं विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल शिक्षण तथा अत्याधुनिक खेल सुविधाओं के विकास हेतु अनुदान का प्रबंधन किया जाएगा। शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष खेल कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा एवं उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा तथा ऐसे कार्यक्रमों के विजेताओं पर प्रतिभागिता के उत्साहित वर्धन के लिए उनमें पुरस्कार किए जाएं। व्यवस्था भी की जाएगी जिससे उन्हें ऐसे गतिविधियों के प्रति आकर्षण बढ़ और उनके प्रतिभा का विकास हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद रेखा। अब हमें अपराध और जुर्माने से जुड़े अधिकारों के बारे में बताने के लिए रंजीत और निशांत प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। अब हम ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, अपराध और उनके जुर्मानों के बारे में बात करेंगे। शुरू करने से पहले 2 लाइन। हमें दिव्यांग लोगों की कमजोरी नहीं, उनकी ताकत बनना है। हमें उनको हर वे में सपोर्ट करना है। नेक्स्ट प्लीज। अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधान के उल्लंघन के लिए दंड। कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन करता है, वह पहले उल्लंघन के लिए दंडनीय होगा, जो 10,000 रुपए तक हो सकता है, और किसी भी बात के उल्लंघन के लिए जुर्माना 50,000 से 5 लाख तक हो सकता है। दूसरा, बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किसी भी लाभ का कपटपूर्वक लाभ उठाने के लिए दंड।
जो कोई भी बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति के लिए धोखाधड़ी से लाभ उठाता है या किसी भी लाभ उठाने का प्रयास करता है, उसे 2 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्लीज। सूचना प्रस्तुत करने में विफलता के लिए दंड। जो कोई किसी पुस्तक, खाते या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में या कोई विवरण, सूचना या विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है, जो इस अधिनियम या किसी आदेश या किसी के तहत दिए गए निर्देशों के तहत किसी प्रश्न को प्रस्तुत करने में या उनका उत्तर देने के लिए बाध्य है, इस अधिनियम के प्रावधानों या किसी आदेश या उसके तहत दिए गए किसी भी निर्देश के प्रावधानों के अनुसरण में जुर्माना से दंडनीय होगा, जो प्रत्येक अपराध के संबंध में 25,000 रुपए तक हो सकता है और लगातार विफलता या इनकार के मामले में जुर्माना लगाने के मूल आदेश की तारीख के बाद लगातार विफलता या इनकार करने में और जुर्माने के साथ वो प्रत्येक दिन के लिए 1,000 रुपए तक हो सकता है। धन्यवाद। नमस्कार, अब मैं निशांत आपको अन्य अपराधों से वाकिफ करूंगा। पहला, सार्वजनिक दृश्य के भीतर किसी भी स्थान पर दिव्यांग व्यक्ति को अपमानित करना या जानबूझकर अनजाने में धमकाना। दूसरा, किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को अपमानित करने के इरादे से हमला करना या बल प्रयोग करके उसको कमजोर दिखाना, महिला की शील को भंग करना। तीसरा, किसी भी दिव्यांग व्यक्ति पर वास्तविक प्रभार या नियंत्रण रखना, अपनी इच्छा से जानबूझकर भोजन या तरल पदार्थ देने से इनकार करना, उनको कमजोर दिखाना, उनको उनकी डिसेबिलिटी की वजह से अलग समाज में अलग दर्शाना। चौथा, दिव्यांग बच्चे या महिला की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में होना या फिर उस स्थिति को उपयोग करके उनका यौन शोषण के लिए जाना। पांचवा, किसी दिव्यांग व्यक्ति को किसी अंग या इंद्रिय या किसी सहायक उपकरण जैसे बैसाखी, व्हीलचेयर उपयोग में स्वेच्छा में चोट देना, क्योंकि एक तरह से वो भी उनका बॉडी पार्ट ही है जो उनको हेल्प करता है। इन सब अपराधों के लिए कम से कम 6 महीने की सजा और ज्यादा से ज्यादा 5 साल की भी हो सकती है। हम कोशिश करें कि ना हम ये खुद करें और ना हम किसी और को भी करने से रोकें। नेक्स्ट। प्रीवियस सैंक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी उपयुक्त सरकार की पूर्व स्वीकृति। कोई भी न्यायालय इस अध्याय के तहत उचित सरकार के एक कर्मचारी द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध का संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि किसी भी अधिकृत अधिकारी द्वारा शिकायत दर्ज नहीं की जाती। वैकल्पिक दंड यानी अल्टरनेटिव पनिशमेंट। इस अधिनियम या एक्ट के तहत और किसी भी अन्य केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत किसी भी अन्य कानून में कुछ भी शामिल होने के बावजूद इस तरह के अपराध का दोषी पाए जाना, अपराध जो ऊपर दर्शाए गए हैं, पाए जाने पर अपराधी को केवल ऐसे अधिनियम के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होना होगा। मैं आखिर में इन 2 पंक्तियों से अपनी प्रेजेंटेशन को विराम देना चाहूंगा। मत कहना किसी को भी विकलांग, हौसला बढ़ेगा कहने पर दिव्यांग।